अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा रहेगा केमिस्ट्री का पहला लेक्चर क्लास 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो चलिए हम बिना वक्त ज़ाया करे अपना लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम होता है स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब कि इक्विलिब्रियम होती है एक स्टेट ऑफ रिएक्शन के अंदर ही, रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर एक स्टेट होती है कि अब जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर है। अब फॉर एग्जांपल ये जो ये पानी है, ये पानी से वाटर वेपर बना है। तो आप मानिए ये 50 एनर्जी लेके, एक सबसे 50 एनर्जी से ये बना है 50 वाटर वेपर। तो वाटर वेपर से वाटर भी वापस 50 एनर्जी लेके ही बनेगा। तो ये अगर इसको वापस बनाना होगा तो ये वापस उसी स्टेट में वापस आ जाएगा 50 लेके ही। ठीक है, तो इसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। ठीक है, जिस रेट से रिएक्शन कोई हुई है उस रेट से वो वापस भी आ जाएगी। ठीक, फिर आता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल चेंजेस को। अभी केमिकल इक्विलिब्रियम ही है लेकिन जिसके अंदर हम फिजिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि हम बताएंगे सॉलिड से लिक्विड का इक्विलिब्रियम हो गया, जिसमें सॉलिड से लिक्विड बनता है इक्विलिब्रियम पे। लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम हो गया जिसमें लिक्विड से गैस बनता है इक्विलिब्रियम पे। सॉलिड से गैस इक्विलिब्रियम हो गया जिसमें सॉलिड से गैस बनता है इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम के इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस के ऊपर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम के। तो वो है कि पहला है कि एट अ गिवन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम पॉसिबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। मतलब कि अगर एक गिवन टेम्परेचर हमारे पास है, उस गिवन टेम्परेचर जो इक्विलिब्रियम होगा वो सिर्फ पॉसिबल होगा किसी एक क्लोज्ड सिस्टम के अंदर ही। ठीक, फिर हमारे पास दूसरा कि इफ बोथ द अपोजिंग प्रोसेस ऑकर एट द सेम टाइम। ये शॉर्ट में यही बता रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो मैंने को बता दिया। इन अ सिस्टम ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट। और सिस्टम के अंदर जो भी हम मेजर कर सकते हैं प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर का वैल्यू, प्रेशर का वैल्यू, वॉल्यूम का वैल्यू, सारे सारे कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, और इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ अनऑफिल्ड पैरामीटर्स। मतलब कि इक्विलिब्रियम जो है उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं उसके किसी उसके कांस्टेंट वैल्यू से। लेकिन किस कांस्टेंट वैल्यू से? जो हमें प्रेशर का दिया होगा, जो हमारे पास वॉल्यूम का दिया होगा, जो हमें टेम्परेचर का दिया होगा। और लेकिन है ये डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस मतलब कि जिसमें जो कि हम मूव करता रहता है, क्योंकि हम इस सबसे पैरामीटर्स में बराबर कांस्टेंट कैसे रहते हैं, क्योंकि जितनी रेट से कोई रिएक्शन ऊपर फॉर एग्जाम्पल गई है उतनी रेट से वो वापस भी नीचे आ जाएगी, तो इसलिए कांस्टेंट रहते हैं। तो फिर आता है इसकी जो जनरल इक्वेशन है वो होती है ए प्लस बी बी। ये हो गया हमारे पास इक्विलिब्रियम का साइन, यहाँ पे याद सिंबल होता है इक्विलिब्रियम का, ये आप याद रखेंगे। सी सी प्लस डी डी, जहाँ पे आपको ये मिलेगा इसका मतलब ये जो रिएक्शन, ये जो ये प्रोडक्ट और रिएक्टर और प्रोडक्ट है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक, और ये अब आप बता रहेंगे ए बी बी क्या है, सी ये पहला ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी क्या है। ये इनके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स मतलब कि मतलब फॉर एग्जांपल मतलब मेरे पास लिखा होगा यहाँ पे, जैसे मेरे पास लिखा होगा NH3 लिखा होगा मेरे पास। लेकिन NH3 जो है ये कैपिटल ए को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेकिन इसके अगर आगे लिखा होगा कि 2 मोल्स है, 2 मोल्स मतलब है यहाँ पे ए का वैल्यू। ठीक है, ए मतलब कि उसके कितने मोल्स है, वो कितने मोल्स पे लिखा होगा वो। और इसी के साथ हमारा ग्राफ भी आता है इसका कि टाइम के साथ देखिए, अगर टाइम के साथ देखिए यहाँ से रिएक्टर और प्रोडक्ट हम पकड़ते हैं, रिएक्टर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऐसे पढ़ेंगे टाइम, यहाँ से पढ़ेंगे हम टाइम। तो टाइम के साथ जो है रिएक्टेड है ना, रिएक्टेड काम होता जा रहा है और प्रोडक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। और एक पॉइंट आता है जहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। ठीक है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट। फिर अगर मैं आगे बढ़ूँ, इसी में आगे बढ़ के हमारे पास आता है नया टॉपिक, वो है इसी का केमिकल कंडीशन में केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम होता है डायनामिक स्टेट इन वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। मतलब कि ये डायनामिक प्रोसेस होता है, डायनामिक स्टेट होती है, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिमेन कांस्टेंट करती है। लेकिन ये केमिकल चेंज, अब इसमें केमिकल चेंज होती है। तो इक्विलिब्रियम अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ कि ये भी एक डायनामिक स्टेट, ये डायनामिक स्टेट होती है कंसंट्रेशन की, जहाँ पे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो मैंने पिछले फिजिकल इक्विलिब्रियम बताया ना, बस ये वही है बराबर। लेकिन फ़र्क इसमें इतना है कि इसमें केमिकल चेंजेस होती है। और ये सिर्फ पॉसिबल है किसमें? ये रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर पॉसिबल, जो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा ना उसी के अंदर से पॉसिबल होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। अब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये मैंने आपको बता दिया। डायनामिक इट इज डायनामिक नेचर, डायनामिक नेचर मतलब कि ये मूवमेंट में ये मूव करता रहता है ये प्रोसेस। ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स वगैरह वो मूव करते रहते हैं। द प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर एक्स्ट्रा रिमेन अनचेंज्ड विद टाइम। मतलब जो है इसके अंदर प्रॉपर्टीज होगी, प्रेशर होगा, कंसंट्रेशन होगा, कलर की जो कलर होगा इसका, डेंसिटी होगी इसकी, ये सारे सारे अनचेंज रहते हैं टाइम के साथ। और कैटलिस्ट ये कैटलिस्ट जो है कैटलिस्ट इफेक्ट नहीं करता है इसको, केमिकल इक्विलिब्रियम को कैटलिस्ट इफेक्ट बिल्कुल नहीं करता है। फिर आता है हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब कि ये बोल रहा है कि रिएक्शन कितनी तेज चलेगी, रिएक्शन कितनी तेज हो जाएगी, वो डिपेंड करेगा कि
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि जो ए बी बी है ना मेरे पास, ये मेरे पास कितने ज़्यादा होंगे। अगर मेरे पास ये बहुत ज़्यादा है तो ये जो है ये सी सी डी डी ये बहुत ज़्यादा जल्दी भी बनेंगे ना उस हिसाब से। तो अगर ये मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो ये भी जल्दी बनेगा, अगर ये कम है तो ये स्लो चलेगा, प्रोसेस स्लो 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 चलेगा और ये बन जाएंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा है मेरे पास ऑलरेडी तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बनेंगे और ये जल्दी जल्दी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट भी जल्दी फॉर्म हो गया। तो ये बता रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन मतलब कि इन दोनों के प्रोडक्ट्स की और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो मैंने को बता दिया है, ए स्मॉल और स्मॉल बी, जिनके नंबर ऑफ मोल्स लिखे होंगे वहाँ पे, ठीक। इसमें ये बताता है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स मतलब क्या, रिएक्टेंट कौन कौन सा है, ए और बी है ना बराबर से रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स रेसिड्यूअल स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ए और बी है। तो यहाँ पे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए आता है कि ये कांस्टेंट होता है रेट कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। और ये जो रेट कांस्टेंट है ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट। तो इसमें शॉर्ट में ये बताता है कि रेट ऑफ आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के कांस्टेंट, के हमारे पास रेट ऑफ कांस्टेंट है वो होता है बराबर ये प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक। ये बहुत ईजी था। फिर आगे हमारे पास आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें आता है, इसमें इसको हम इसके अंदर एक कांस्टेंट आएगा उसको हम बोलते हैं कि KCD की केमिकल इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट होता है वो। तो ये लॉ स्टेट करता है इन शॉर्ट की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर होती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो हम अब इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो ये दो में हमारे पास ये जो रिएक्शन है ना ये हो गया हमारे पास ए प्लस बी बी इक्वल का साइन और सी सी प्लस डी डी, ये जनरल इक्वेशन है। अब इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जो यहाँ से हम जा रहे हैं, जो यहाँ से हम जा रहे हैं वो कौन कौन सी, वो है हमारे पास रिएक्टेंट वाला साइड। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमने अभी इससे पहले निकाला ना, रिएक्शन के अंदर आर ओ आर इज इक्वल टू के होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे के एफ है, के एफ मतलब कि रेट ऑफ कॉन्स्टेंट किसका, रेट कॉन्स्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का, और यहाँ पे रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट करके, और यहाँ पे आर ओ आर मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहाँ पे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी क्या है, कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, और उस उनका प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट का इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया सी इंटू डी, ठीक। फिर आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के अंदर यहाँ पे इसने बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब कि जो आर ओ एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इन दोनों को भी तो इक्वल डाल सकता हूँ। जब मैंने इन दोनों को इक्वल एक दूसरे के कर दिया, मैं के एफ को रखूँगा यहीं पे, के बी को मैं करूँगा, अगर मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा स्लो बताऊँगा कि के एफ को मैं रखूँगा यहीं पे, के बी को मैं करूँगा वहाँ ट्रांसपोज। जब मैं के बी को वहाँ ट्रांसफर कर दूंगा वो जगह के एफ अपॉन के बी, और ए और बी को मैं भी यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा सी और डी के अपॉन में, ठीक है। तो सी और डी के अपॉन में आ गया वो। तो के एफ अपॉन के बी मतलब के एफ मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन में रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो हमें होता है वो होता है बराबर रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, ठीक है ना। उसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, हो गया के सी हमारे पास, और इज इक्वल टू आ गया सी इंटू में डी अपॉन में ए इंटू में बी। अब सी इंटू में डी है प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स दोनों है, ये दोनों प्रोडक्ट्स है क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट्स निकले हैं, और ए इंटू बी हमारे पास क्या है, वो रिएक्टेंट्स है। तो नीचे रिएक्टेंट्स ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। यहाँ आप हमेशा याद रखेंगे कि नीचे रिएक्टेंट आता है, ऊपर प्रोडक्ट आता है। तो अब ये पता स्टेट करता है कि स्टेट करता है गिवन एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो केमिकल सिस्टम में अचीव स्टेट, केमिकल सिस्टम हम किसी एक जगह पे हम ये अचीव करेगा सिस्टम के अंदर एक जगह पे ऐसा पॉइंट अचीव करेगा जहाँ पे जो रेशियो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशियो होगा वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, के सी देगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इतना ये बताता है कि शॉर्ट में कि एक गिवन टेम्परेचर पे केमिकल सिस्टम में अचीव स्टेट, केमिकल सिस्टम एक ऐसी स्टेट अचीव करेगा जहाँ पे रेशियो जो होगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा आपस में वो हमें एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। बहुत सिंपल था। चलता है हमारे पास आगे। अब पता है के सी क्या होता है। के सी जो हमने अभी पढ़ा पीछे, जो के सी हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, के सी क्या होता है। के सी होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट जिसकी डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है। डिफरेंट वैल्यू होती है एट गिवन रिएक्शन के अंदर, जिसकी डिफरेंट वैल्यू होती है एट अ गिवन टेम्परेचर। इसकी जो वैल्यू है वो इससे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, उसके बगैर किसी पे नहीं। और ये इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल फाइनल कॉन्सेंट्रेशन की, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। और जो वैल्यू जो होती है के सी की, वो अफेक्ट नहीं करती है कैटलिस्ट की वजह से, कैटलिस्ट अफेक्ट नहीं करता है के सी को, ठीक है, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट को। फिर हमारे पास आता है रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक है। के पी और के सी का रिलेशन हम निकालेंगे कि जनरल इक्वेशन पहले हमने लिख दी ए प्लस बी बी इक्वल का साइन लगा दिया, सी सी प्लस डी डी लिख दिया, ठीक है। हमने इससे पहले क्या अभी देखा कि के सी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो गैस स्टेट्स है ना, इन गैस स्टेट कंसंट्रेशन कैन बी रिटेन इन प्रेशर टर्म्स।
अगर आप यही जो हमारे पास रिएक्शन है ना, अगर अगर गैसियस स्टेट्स के अंदर है तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिख देते हैं। अब इस टाइम हमने ये लिखा है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको अगर हम प्रेशर के टर्म्स में इसको लिखेंगे ना, उस टाइम पे आ जाता है के सी बन जाता है के सी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के लिए, के पी मतलब इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट प्रेशर के लिए, पी मतलब प्रेशर और के मतलब इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट मतलब प्रेशर हम लिखते हैं, के सी हम लिखते हैं जब हम कंसंट्रेशन कंसिडर करते हैं कंसंट्रेशन को, के पी हम तब लिखते हैं जब प्रेशर को हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। और के सी हम, ठीक है, ये बहुत सिंपल था कि मतलब शब्द के सी को हम तब लिखते हैं जब हम कंसंट्रेशन को कंसिडर करते हैं रिएक्टर प्रोडक्ट की, के पी हम तब लिखते हैं जब प्रेशर को हम कंसिडर करते हैं रिएक्टर और प्रोडक्ट की, ठीक है। अब इसके अंदर हमें इसके अंदर रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन हमारे पास पहले हम निकाल देखेंगे ये। हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास पता है कि पी वी इज इक्वल टू, तो अब हमें पहले इसका रिलेशन निकालना होगा के पी और के सी का आपस में। तो हमें पता है कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, जो है ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूंगा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, अगर मैं वी को यहाँ पर डाल दूंगा, अगर मैं वी को डाल दूंगा एन 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 के आप नंबर ऑफ मोल्स के, अगर मैं उसको अपॉन डाल दूंगा, वो यहाँ पे एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, और मतलब गैस का कॉन्स्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, वी मतलब वॉल्यूम, पी मतलब प्रेशर। तो अगर मैं इस पी वी को डाल दूंगा एन के अपॉन, तो एन वी जो होता है ना, एन वी जो होता है ना, ये कंसंट्रेशन ही, मतलब इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मतलब हमें कंसंट्रेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं ये डब्बा खुला छोड़ दूंगा, इसमें मैं कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पी तो प्रेशर है ना, अगर मैं पी प्रेशर ऑफ ए का देखूंगा ना, प्रेशर ऑफ पी ए अगर मैं देखूंगा, तो मैं ए की कंसंट्रेशन डाल दूंगा, ए डाल दूंगा मैं यहाँ पे, मतलब ए की कंसंट्रेशन इंटू में आर टी। प्रेशर ऑफ बी देख लूंगा मैं, तो बी यहाँ पे आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। सी का देख लूंगा तो सी आ जाएगा, डी का देख लूंगा तो डी आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैसे होता है। अब इन्हीं वैल्यूज़ को यहाँ पे हमने अभी पीछे देखा कि के पी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी, अब ये पावर, और पी डी उसका भी पावर, अपॉन में पी ए उसका भी पावर, और पी बी अपॉन में उसका भी पावर। तो पी ए के बदले डाल दूंगा मैं ये, इस पी सी के बदले डाल दूंगा मैं ये, पी बी के बदले डाल दूंगा मैं ये, पी डी के बदले डाल दूंगा मैं ये। तो जब मैं ये सारे वैल्यूज़ इनके अंदर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ये इस फॉर्म में लिखा हुआ, ठीक है। जब मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा लिखा हुआ, मैं इस पावर सी को मैं सी के साथ अलग डाल दूंगा, और आर टी के साथ अलग डाल दूंगा, ठीक है। जब मैंने इसको सी के साथ अलग डाल दिया और आर टी के साथ अलग डाल दिया, वैसे ही मैं हर किसी नीचे भी करूँगा, ऊपर भी करूँगा। तो सी के साथ सी, इसके साथ भी आर टी इसके साथ भी बराबर, ठीक है ना। तो अब मैं इस सी और इस डी को एक साथ लिखूंगा, जब मैं सी और डी को एक साथ लिखूंगा और इस ए और बी को एक साथ लिखूंगा, वो मेरे पास यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये हमें पता है, ये पहली इक्वेशन में हमने देखा कि, ठीक है ना, ये हमारे पास के सी के वैल्यू बराबर आता है। लेकिन यहाँ से जो ये आर टी बच गए ना, आर टी मतलब जब नंबर सेम होता है तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। तो ये आर टी इज इक्वल, तो यहाँ पे आर टी सी प्लस डी आ गया, आर टी, और यहाँ पे नीचे से आर टी ए प्लस बी आ गया, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ये वैल्यू हो गई, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास थी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, के सी, वो हमारे पास के सी के बराबर थी, ये हमारे पास सारा के सी के बराबर था। तो आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी आर टी सी प्लस डी अपॉन में आर टी ए प्लस बी। अब ये जो सी प्लस डी है, ये सी प्लस डी है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एन पी है ये, मतलब हमारे पास की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि ऊपर मैंने बताया कि ऊपर प्रोडक्ट्स आते हैं, नीचे हमारे पास रिएक्टेंट आते हैं। तो ये सी प्लस डी जो है, ये सी प्लस डी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और ए प्लस बी जो है वो एन आर है, एन आर मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। तो मैं सी प्लस डी और ए प्लस बी के बदले एन पी और एन आर तो लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने जब यहाँ पे लिख दूंगा मैं इनको एन पी और एन आर, अगर मैं इस आर टी को ऊपर चढ़ा दूंगा, वो हमें पता है कि जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस में जाती है, तो पावर माइनस में जाएगी, माइनस एन आर हो जाएगा। तो जब ये दोनों सेम हो गए तो ऐड हो जाएंगे, ऐड के पहले माइनस बीच में साइड है तो माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा मेरे पास आर टी एन पी माइनस एन आर। अब जो है आर टी माइनस एन आर है, ये हो गया डेल्टा एन के बराबर। डेल्टा एन के है, डेल्टा एन होता है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा मतलब चेंज हो गया, तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हो गया डेल्टा एन। तो मैं इस एन पी माइनस एन आर को के बदले डेल्टा एन लिख सकता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल रिजल्ट, के पी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर के लिए इज इक्वल टू के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास कंसंट्रेशन के लिए, इनटू में आर टी, और हमारे पास यहाँ पे गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, पावर में चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। हो गया ये सिंपल रिलेशन बिटवीन, होता है रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी, ठीक। फिर हमारे पास आ जाएगा नया टॉपिक, हो गया ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल अब बोलता है कि, बहुत सिंपल है, बोलता है ये शॉर्ट में कि व्हेन इक्विलिब्रियम सब्सटेंस एनी चेंज रिएक्शन विल मूव इन सच अ डायरेक्शन एज टू अनडू द इफेक्ट। रिएक्शन को अगर मेरे पास कोई इक्विलिब्रियम है, उसके साथ मैं कुछ छेड़खानी कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं उसके साथ कुछ छेड़खानी कर लूँगा इक्विलिब्रियम के साथ, तो वो एक इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट करेगा उस डायरेक्शन में जहाँ पे उसका इफेक्ट जो काम हो जाएगा, नहीं तो जहाँ पे वो अपने इफेक्ट को अनडू कर सके, ठीक है, चेंज कर सके, एक साथ वापस ठीक कर सके, ठीक है ना। तो
अब ये चीज़ कैसे हम इक्विलिब्रियम में अगर इक्विलिब्रियम में हम छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम के साथ हम छेड़खानी कैसे कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रेशर चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करके। अब हमें इन सबको एक एक करके पढ़ना है। तो पहला आता है चेंज इन नंबर ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स में या फिर कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करेंगे तो अगर मैं या आप ये सबसे याद ही करना पड़ेगा कि देखो कि अगर मैं कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिएक्टेंट साइड पे तो वो फेवर करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ चलेगी, मतलब रिएक्शन जाएगी इस तरह राइट साइड की तरफ, ठीक है ना, फॉरवर्ड की तरफ चलेगी वो। और अगर मैं कंसंट्रेशन इन प्रोडक्ट बढ़ाऊंगा तो वो इसमें साइड से बढ़ेगी तो वो लेफ्ट साइड से जाएगा, ठीक है ना, बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। देखो इसको मैं सिंपल बताऊंगा आपको कि कंसंट्रेशन में अगर मैं ये बढ़ाऊंगा, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा रिएक्टेंट साइड की और रिएक्टेंट जल्दी जल्दी बनेंगे तो वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। और अगर मैं प्रोडक्ट अब बढ़ाऊंगा जल्दी जल्दी तो वो वापस इक्विलिब्रियम में जाने के लिए वो वापस पीछे की तरफ बैकवर्ड रिएक्शन में शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया सिंपल, हो गया कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स को चेंज करके। दूसरा आता है चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम को अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा ना तो एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, डायरेक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा किस साइड पे, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है ना। अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर इस साइड पे शिफ्ट करेगा, लेकिन अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है तो प्रेशर इस साइड पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। जब मैं प्रेशर बढ़ाऊँ तो प्रेशर जब बढ़ाते हैं तो उस टाइम पे वो जो रिएक्शन है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। फिर आता है हमारे पास कि हम टेम्परेचर अगर मैं चेंज करूँगा, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी, टेम्परेचर कम करूँगा तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। अब एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैस मतलब कौन कौन सी नोबल गैसेस वगैरह होती है इनर्ट गैसेस। तो जब मैं ऐड करता हूँ इनर्ट गैसेस तो इसमें दो केसेस आते हैं। इनर्ट गैस अगर मैं ऐड करूँगा कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करूँगा या फिर नोबल गैस अगर मैं इसके टाइम पे ऐड करूँगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे अगर मैं नोबल गैस ऐड करूँगा ना तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने सबसे लिखा नो चेंज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर आप क्या एट कांस्टेंट प्रेशर है, मैं प्रेशर कांस्टेंट के टाइम पे इक्विलिब्रियम के अंदर नोबल गैस ऐड करूँगा तो उस टाइम पे जो उस टाइम पे जो हमारे पास ये होगा ना, जो इक्विलिब्रियम में होगा ना वो शिफ्ट करेगा उस टाइम पे फॉरवर्ड रिएक्शन में। यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम के टाइम पे नो चेंज आ जाएगी, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर के टाइम पे शिफ्ट करेगी वो फॉरवर्ड में, ठीक। फिर है हमारे पास अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ये शॉर्ट में आप याद रखिए कि कैटलिस्ट जो है वो इफेक्ट नहीं करता है हमारे इक्विलिब्रियम को, ठीक है, इन शॉर्ट। फिर होता है आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, वो ऐसा इक्विलिब्रियम जो कि बिटवीन होता है आयंस एंड सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या होता है, सब्सटेंसेस मतलब हमारे पास सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस दो टाइप्स के होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम एक्वा सॉल्यूशन के अंदर बेस बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, आयंस बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि ये सब नहीं, जो कि ये सारे काम नहीं करते हैं, ऑब्वियसली उल्टे हो जाते हैं, जो कि हम जैसे एक्वा सॉल्यूशन में जो कि हम C+ और कैटायंस और एनायंस नहीं फॉर्म करते हैं, ये वाले एनायन फॉर्म करते हैं लेकिन ये वाले एनायन फॉर्म नहीं करते हैं। तो इसमें ये मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मोस्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों होते हैं, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास उससे रिलेटेड ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। ऑसफोर्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बोलता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टू ये अंडर रूट C। तो C क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। मतलब ये बोलता है शॉर्ट में कि मतलब जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना उतना इलेक्ट्रोलाइट कम टूटेगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको इससे पहले बताया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो पानी में डिजोल्व होने के बाद कैटायंस बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं, आयंस फॉर्म करते हैं, ठीक है ना वो। तो ये बोल रहा है इन शॉर्ट कि मतलब जितने कंसंट्रेशन किसी रिएक्शन के अंदर ज़्यादा हो गया, कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोलाइट कम टूटेगा। मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना वो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम अपने आयंस बनाएगा, कम अपने आयंस फॉर्म करेगा, कम अपने कैटायन बनाएगा, कम एनायन बनाएगा, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम टूटेगा, वाइस वर्सा उल्टा इसका भी, ठीक है ना, कि हम जितना ज़्यादा होगा उतना वो ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक। फिर चलते हैं हम नए इसके टॉपिक के ऊपर, वो हो गया हमारे पास आर्किनिस प्रिंसिपल। आर्किनिस प्रिंसिपल वही अब ये नया टॉपिक है, एसिड और बेसिस को लेके हम लोगों की क्या राय थी, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग राय पढ़नी हमें 3 लोगों की, तो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आर्किनस पता था आर्किनस कॉन्सेप्ट, आर्किनस कॉन्सेप्ट हमने 9th पार्ट रखा है कि आर्किनस बोलता है कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो कि हमें पानी में डिजोल्व होने के बाद, एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद H+ या फिर H3O+ हाइड्रोनियम आयन देगा, ठीक है ना। H+ आयन या फिर H3O+ आयन देगा। इसकी एग्जांपल यहाँ पे ये लिखी हुई है। और बेस वो सब्सटेंस है जो कि हमें एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व होने के बाद OH- आयन देगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है। लेकिन अब लिमिटेशंस क्या थी आर्किनस की कि हम जो ये कंसिडर करते हैं ना कि ये H+ देगा, H3O+ देगा, OH- देगा, ये हम करते हैं पानी के अंदर, ठीक है ना, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। जब हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन होगा ही नहीं, उसके बगैर मैं कैसे पता लगाऊंगा कि अब कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, ठीक है। फिर एसिड अब और इसका दूसरा पॉइंट था कि एसिड, जैसे एसिड बहुत सारे हैं कि अब इसने बहुत सारे एसिड रखे हैं, CO2, SO3, SO2। अब इनके पास H+ आयन है ही नहीं, फिर भी इनको एसिड्स में रखा है। बेसिस बहुत सारे हैं, NH3, NaCO3, CO। अब इनके पास OH- है ही नहीं, इनको फिर भी बेसिस में रखा है।
फिर दूसरा बंदा आया, उसने बताया, उसका नाम था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, ठीक है ना। तो इन्होंने ये बताया है कि एसिड ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि सब्सटेंस विच गिव्स एच पॉजिटिव इन एक्वा, मतलब कि जो प्रोटॉन देता होगा, ठीक है ना। एसिड वो सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन देता होगा, बेसिस वो सब्सटेंस है कि जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता होगा, मतलब सब्सटेंसेस विच गिव एच पॉजिटिव एक्वा सॉल्यूशन, वो हो गया एसिड। जो कि विच एक्सेप्ट करता है, जो एक्सेप्ट करता है एच पॉजिटिव आयन, वो हो गया हमारे पास बेसिस, ठीक है ना। बट इसके भी इसमें बहुत सारे अभी बहुत सारे कप जैसे बहुत सारे सब्सटेंसेस जैसे सी कपर +2 को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता, और वैसे वैसे बहुत सारे जो अब एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। फिर हमारे पास आता है, फिर आता है एंड पे लेविस थ्योरी में बोलता है वो कि लेविस बोलता है लेविस एसिड, इसने आपने नाम पे रख दिया, ठीक है ना। तो लेविस एसिड मतलब कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यू टू इट्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, मतलब सब्सटेंसेस जो एक्सेप्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, कि बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसकी वजह से, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको हम बोलेंगे लेविस एसिड। और सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन में वो अमीर है इलेक्ट्रॉन वाला, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उसको बोलेंगे लेविस बेस। फिर आता है हमारे पास हाइड्रोलिसिस सॉल्ट पूरे के पूरे केमिस्ट्री के अंदर सबसे इजी टॉपिक है, ठीक है ना। अगर इस पे क्वेश्चन आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट भी मैं बोलूँगा कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सबसे इजी टॉपिक है। कि इजी टॉपिक है क्या है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, मतलब ये रिएक्शन है सॉल्ट और वाटर के बीच का। मतलब कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, सॉल्ट प्लस एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ये उसी का उल्टा है भाई, कि सॉल्ट प्लस वाटर हम क्या करेंगे, तो वो हमें क्या देगा वहाँ से, ठीक है ना। ये वही बस ये इतना रिएक्शन है कि इट इज़ अ रिएक्शन जस्ट इट इज जस्ट द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, रिवर्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। फिर आता है हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, ये इसके नाम में लिखा है कि वाटर के आयंस का प्रोडक्ट होता है, ये शॉर्ट है। वाटर देखो यहाँ पे हम बताएंगे वाटर कौन कौन सा आयन बताए, वाटर बनाता है एच पॉजिटिव प्लस ओ एच नेगेटिव वाले आयन, ठीक है। ये होगी इसके दो आयंस। तो द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव इज द नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मतलब कि अब वाटर के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है ना, उनकी कंसंट्रेशन का अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, वो हो गया मेरे पास आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर शॉर्ट में, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आयन कंसंट्रेशन निकलती है, आयंस कौन कौन सी इसमें निकलते हैं, आयंस में निकलता है तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, ठीक है ना, एच एन के टाइम, ठीक है ना। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों के प्रोडक्ट अगर हमने इससे पहले पढ़ा था कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ पे हम नीचे हम लिखते हैं रिएक्शन, ऊपर हम लिखते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्शन हो गया हमारे पास H2O, प्रोडक्ट हमारे पास हो गए ये दोनों, ठीक है। तो नीचे आ गया हमारे पास यहाँ पे H2O, ऊपर से आ गया हमारे पास इसके इसके उसके प्रोडक्ट्स। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो देख ही है ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो H2O जो है ना, H2O भी याद रखिएगा, किसी सॉलिड के हिसाब से आप मानिएगा कि जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी कंसंट्रेशन 1 होगी, तो नीचे बना इस 1 को मैं यहाँ ट्रांसपोज कर दूंगा, तो 1 इंटू में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एच पॉजिटिव एच प्लस और इंटू ओ एच नेगेटिव, यही होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इस की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते हैं 10 की पावर, ठीक है ना। आप बोलेंगे 10 - 14 की पावर कहाँ से आई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट की करके निकाली गई है, ठीक। फिर आता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट हमारे प्रैक्टिकल्स के भी, प्रैक्टिकल्स के वहाँ पे मैं बोलूँगा प्रैक्टिकल्स के रिलेटेड में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि भाई मेरे पास एक आयनिक इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मेरे पास एक आयनिक इक्विलिब्रियम है ना, रिएक्शंस है, तो उस रिएक्शन के अंदर अगर कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है, सॉल्ट, मगर वेर सॉल्ट एट कंटेन, अगर उनमें कोई सॉल्ट है जिसके पास कोई कॉमन आयन प्रेजेंट है, ठीक है ना, कोई सॉल्ट है जिसके पास कोई कॉमन आयन प्रेजेंट, जैसे ये रिएक्शन है CH3COOH, ये बनाता है CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, नीचे हमारे पास HCl, और यहाँ से हो गया यहाँ पे उसका H पॉजिटिव इसके अंदर भी है, तो इन दोनों में ये कॉमन आयन है ना भाई। तो इन दोनों में जो ये कॉमन आयन है, इसी कॉमन आयन के होने के टाइम पे जो इक्विलिब्रियम जो है ना, वो शिफ्ट करेगा हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन में। जब जब ये यही बता रहा है कि मैंने सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन इज एडेड, जब किसी सॉल्ट के अंदर कॉमन आयन ऐड करते हैं ना हम, तो उस टाइम जो इक्विलिब्रियम में होता है, वो शिफ्ट करता है बैकवर्ड रिएक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। तो ये जब यहाँ से, क्योंकि इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है तो वो बैकवर्ड में शिफ्ट करता है, ठीक है ना। तो ये बता रहा है कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है शॉर्ट में, ठीक। फिर आता है पीएच आपको 10th में पढ़ा, इसमें बस आपको यहाँ पे डेफिनेशन याद रखनी होगी कि पीएच में भी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम। ये नेगेटिव लॉग होता है हमारे हाइड्रोनियम आयन का, फिर इसको हम एच पॉजिटिव आयन भी बोलते हैं ना, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव, ठीक है ना, प्रोटॉन आयन, ठीक है, कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं। फिर आता है पीओएच क्या होता है पीओएच, ये नेगेटिव लॉग, ये भी नेगेटिव लॉग ही होता है, लेकिन किसका, ओएच नेगेटिव आयन का। ये हो गया पॉजिटिव एच पॉजिटिव का, ये हो गया ओएच नेगेटिव का, तो पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच, ठीक है।
फिर आता है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। अब इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। वी नो दैट आयनिक, हमें पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट आप लोगों को पता है कि हमने अभी निकाला वो एच 10 पावर की -14 आता है वो, ठीक है। अब इस अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा लॉग, इसको दो रिजल्ट से मैं इसको अप्लाई कर दूंगा लॉग, तो वो आ जाएगा लॉग ये इज इक्वल टू लॉग ये, ठीक है। फिर अब मुझे यहाँ पे एक चीज़ होता है कि या ये आपको याद रखना पड़ेगा कि पहली चीज़ ये कि जो लॉग ए, ये एक इस सबसे इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म की लॉग ए प्लस बी हमारे पास आता है अपॉन में आ जाता है वो, ठीक है ना। तो वो आ जाएगा मेरे पास, तो पीछे लिखा हुआ था लॉग एच एच पॉजिटिव और इंटू में ओ एच नेगेटिव आयन, ठीक है ना, जो पीछे पीछे लिखा था। तो अगर कभी होता है ना लॉग ए इंटू में बी, जो पीछे था लॉग ए इंटू में बी, वो आता है जैसे हमें पीछे लिखा हुआ था कि हमें पीछे लिखा हुआ था लॉग एच पॉजिटिव इंटू में ओ एच नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू देखे था वो लॉग 10 की पावर -14 के बराबर, ठीक है, 10 की पावर -14 के बराबर। ये जब आ गया हमारे पास 10 की पावर -14 के बराबर, तो ये आ गया लॉग ए इंटू में लॉग बी, लॉग ए इंटू में लॉग बी हम मैथ्स में लिखते हैं कि लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाता है वो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया उसी फॉर्म में। और ये एक और फॉर्म है कि लॉग ए पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ए, तो यहाँ पे पावर थी उसकी 14 पावर आगे आ जाएगी, हो जाएगा -log 10, ठीक है ना। तो ये हम वापस लिख देंगे ऐसे ही, यहाँ पे माइनस लॉग आ गया, और ये जो log 10 होता है, log 10 की आपको वैल्यू याद रखिएगी, log 10 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो अगर अब मैं इस 14 को ट्रांसपोज करूंगा इस साइड से, माइनस को रखूंगा उधरी पर, माइनस को उधरी रखूंगा, 14 को करूंगा ट्रांसफर इस साइड से, इन दोनों को करूंगा ट्रांसफर इस साइड से, वो जाएगा 14 इज इक्वल टू -log h पॉजिटिव -log oh नेगेटिव के बराबर। तो हमने अभी पढ़ा कि पी एच क्या होता है, पी एच होता है -log ऑफ एच पॉजिटिव, तो यहाँ पे -log ऑफ एच पॉजिटिव है, और पी ओ एच होता है -log ऑफ ओ एच नेगेटिव, तो ये आ रहा है -log ऑफ ओ एच नेगेटिव। अब इन दोनों के वैल्यू में लिख सकता हूँ ना पी एच और पी ओ एच, तो पी एच इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच हमें देता है 14 के बराबर। ये 14 वैल्यू वही है जो हम एसिड और बेस की कंसंट्रेशन निकालने पे मदद करती थी हमें, अब एसिड और बेसिस के अंदर वाले चैप्टर के अंदर 10th के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन हमारे प्रीवियस पेपर में आया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। बफर सोल्यूशन जो है वो हमारे प्रीवियस पेपर में आ चुका है। तो बफर सोल्यूशन जो होता है, बफर सोल्यूशन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप एसिड और बेस डालोगे लेकिन आप लोगों का पीएच बदलेगा नहीं, मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो कि अपना पीएच नहीं बदलेगा जबकि आप उसके अंदर एसिड और बेस ऐड करोगे, ठीक है। बहुत इजी है कि बफर सोल्यूशन वैसा सोल्यूशन जो कि अपना पीएच बदलाएगा नहीं जब उसके अंदर आप एसिड और बेस ऐड करोगे। तो यहाँ पे वही लिखा है कि द सोल्यूशन विच डज नॉट चेंज इट्स पीएच बाय एडिंग एसिड और बेस। अब बफर सोल्यूशन की आप कम से कम दो ये याद करके जाएंगे एग्जाम्पल इसके। बफर सोल्यूशन कौन सी कंपोजिशन होती है बफर की, एक होता है एसिटेट बफर, एसिटेट बफर हो गया, अमोनियम बफर हो गया, फ्लोराइड बफर हो गया, फॉस्फेट बफर हो गया। फिर आता है हमारे पास सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है शॉर्ट में कि अब ये सॉलिड, अब हमें तीन बस चीज़ें पढ़नी है, लास्ट की तीन चीज़ें ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तीनों के तीनों, के एस के ए के और के बी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है शॉर्ट में कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है लेकिन लो सॉल्युबल सॉल्ट्स के लिए, मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब लो सॉल्युबल सॉल्ट्स जो अच्छे से घुलते वगैरह नहीं है, ठीक है ना, उन सॉल्ट्स के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं हो गया के एस, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास ये एक लो सॉल्युबल सॉल्ट है AgCl2 हमारे पास है, ठीक है ना। तो AgCl2 जब टूटा है वो Ag प्लस 2Cl बनाता है, ठीक है। तो ये बड़े कम आयन प्रोड्यूस करता है। तो जब हमने पता है अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होगा, हम लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया के, और रिएक्टेड हमने तो हमारे जो रिएक्टेंट डालते हैं नीचे, प्रोडक्ट डालते हैं ऊपर, जो हम बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, रिएक्टेंट डालते हैं नीचे, प्रोडक्ट डालते हैं ऊपर, तो प्रोडक्ट आ गया ऊपर, रिएक्टेंट आ गया नीचे, ठीक है ना। और जब इसको हम लिखेंगे, इस जो मैंने आपको बोला सॉलिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो 1 होती है, तो इसकी भी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगी, ये काट जाएगा इधर पर। तो के ऐसा इस के ई के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लिखते हैं के एस मतलब के एस रिप्रेजेंट करता है सॉल्युबल सॉल्ट्स, मतलब सॉल्युबिलिटीज प्रोडक्ट, मतलब कि जो स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, जो कम डिजॉल्व होते हैं, उन सॉल्ट्स के लिए के एस हम लिखते हैं। तो के एस इज इक्वल टू ए प्लस ए जी प्लस, इस यहाँ पे डेफिनेशन आनी चाहिए, और ये एक एग्जाम्पल हो गई, हम इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। फिर आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अब ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है लेकिन वीक एसिड्स के लिए, वीक एसिड्स के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हो गया ये, कि इसमें भी एग्जांपल देख लीजिए, CH3COH जब टूटेगा वो ये बनाएगा। इसको हम अगर लिखेंगे इन फॉर्म अगर इसको हम जनरल इक्वेशन में लिखेंगे, तो जनरल इक्वेशन में लिख लेने के टाइम ये आ जाएगा, ये हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा नीचे, प्रोडक्ट हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ पे के ए लिखते हैं हम, के ए मतलब वीक एसिड से माना जाता है वो, ठीक है ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। वीक बेस का अब ये भी एक कॉन्स्टेंट है लेकिन वीक बेस के लिए, तो यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं NH4OH, ये टूटेगा, ये बनाएगा, ये जब ये बनाएगा तो ये होगा हमारे पास रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट जो है वो नीचे आता है, प्रोडक्ट जो है ऊपर आता है। तो के भी लिखते हैं हम, के मतलब बी से मतलब बेस, ए से मतलब एसिड, और एस से मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब स्पेरिनली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, जो काम बोलते हैं। तो अब जो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर है, ये हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं।
अब अगर आपको कोई टॉपिक मिसिंग होगा या फिर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, तो मैं आपका वो डाउट खुशी खुशी ये सॉल्व करूँगा डाउट आपका। और अगर आपको अभी मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और अब मैं मिलता हूँ आपके साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।